dear students, we are going to solve section 3 of paper 2 of JEE Advanced 2020 chemistry paper. हमने ऑलरेडी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को सॉल्व कर लिया है। इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले आंसर वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको आंसर को दशमलव के 2 स्थान तक लिखना है। अगर डेसिमल प्लेस आ रहा है तो आपको डेसिमल प्लेस के बाद 2 स्थान तक आंसर लिखना है। अगर आप सही आंसर देते हो तो +4 मार्क्स मिलेगा और अगर आपने गलत जवाब दिया तो 0 मार्क्स मिलेगा। कहने का मतलब नेगेटिव मार्किंग इस पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं है। तो बारी बारी से हम सारे प्रॉब्लम्स को, इस पर्टिकुलर सेक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला सवाल अगर आप देखोगे तो आयनिक इक्विलिब्रियम का सवाल है और आपके नोट्स से डायरेक्ट जो मैंने पढ़ाया है, आपका वीडियो लेक्चर आपको दिया जाता है, डिलीवर किया जाता है पूरा A to Z केमिस्ट्री का, या फिर जो मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूं पीएच कर्व, उसके कंसेप्ट से डायरेक्टली सवाल है। सवाल ये है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सवाल, और क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि a solution of 0.1 m weak base B is treated with 0.1 m strong acid। ठीक है, सॉल्यूशन है वीक बेस का और उसको 0.1 m स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीट किया गया है, और वेरिएशन ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विद द वॉल्यूम ऑफ HA एडेड इज शोन इन द फिगर बिलो। फिगर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और उस फिगर में आपको साफ दिख रहा है कि आपका जो पीएच कर्व है वो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का कर्व है। तो व्हाट इज द पीकेबी ऑफ बेस? द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज गिवन बाय, आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो दिया हुआ है कि बी का HA के साथ जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा वो BH प्लस और प्लस A माइनस होगा। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। पीएच कर्व दिया हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। पीएच कर्व मैं बना दे रहा हूं, आप फिगर देख भी रहे होंगे। पीएच कर्व जरा ध्यान देने वाली बात है। तो पीएच कर्व कुछ इस तरह का है और 6 पे जो वॉल्यूम ऑफ HA एडेड जो 6 है मिलीलीटर में, उस पे आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है। जो ग्राफ है उससे दिखेगा कि जहां पे शार्प चेंज होना शुरू हुआ है दैट इज द इक्विवेलेंस पॉइंट। हालांकि क्वेश्चन में ये मेंशन होना चाहिए था लेकिन नहीं मेंशन किया है, कोई बात नहीं। तो 6 पे जो है इक्विवेलेंस पॉइंट है। तो अगर आप देखोगे ये 12 से शुरू हो रहा है और यहां पर 3 के सामने, चूंकि ग्राफ पेपर पे दिया हुआ है, 3 के सामने आपको pH 11 दिखेगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका ग्राफ है। आप क्वेश्चन देख चुके हैं, मैंने उसको रफली बना भी लिया है। अब देखिए, जब आप वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से या स्ट्रॉन्ग मतलब वीक बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड से ट्रीट कर रहे हो तो आप बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट पे सॉल्ट बनेगा। बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या बनता है? बफर सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो वीक बेस ये भी 0.1 m कंसंट्रेशन वाला, ये भी 0.1 m कंसंट्रेशन वाला है, और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर आप एनालिसिस करते हो, टाइट्रेशन करते हो, तो जो बनेगा वो बफर बनेगा बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट। और इसमें आपको ये पता चल रहा होगा कि एट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट, अगर एट 6 मिलीलीटर इक्विवेलेंस पॉइंट इज रिच्ड, इसका मतलब 3 मिलीलीटर पर आधा जब रिएक्शन होगा तो हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट इज रिच्ड। और हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे जब क्या होगा, आधा रिएक्शन करेगा, मतलब हाफ ऑफ बी बेस बी converts into conjugate acid, converts into its conjugate acid। मैंने जब पढ़ाया है थ्योरी आयनिक इक्विलिब्रियम, जब मैंने पढ़ाया है तो मैं एकदम स्पेशली बताता हूं कि भाई इस तरह का केस में वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में जो हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट है उस पे जो पीएच आएगा वो पीकेबी के बराबर अगर बेसिक बफर बन रहा है तो, और अगर एसिडिक बफर बन रहा है तो पीएच जो होगा पीओएच पीकेबी के बराबर अगर बेसिक बफर बन रहा है तो, और अगर एसिडिक बफर बन रहा है तो पीएच पीके के बराबर।
तो आप ये होगा, तो इसका मतलब जो पीओएच या पीएच होगा, आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपको पूछा क्या जा रहा है सवाल है पीएच। बेसिक बफर के लिए भी ये वैलिड ही फॉर्मूला होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसिडिक बफर के लिए। अंतर बस ये है, देख लीजिए, अंतर बस ये है कि जब ये बेसिक बफर के लिए लगाओगे तो ये पीके किसका होगा, कंजुगेट एसिड का पीके होगा। क्लियर है? जब एसिडिक बफर के लिए लगाया जाता है तो ये एसिड का होता है, जब बेसिक बफर के लिए लगाया तो पीके ये कंजुगेट एसिड का होता है। अब चूंकि आप देख रहे हो आधा जो बी है वो कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट हुआ है, तो एट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो पी मतलब बी का कंसंट्रेशन होगा BH प्लस के कंसंट्रेशन के बराबर, और जब ये दोनों बराबर है इसका मतलब ये log 1 हो गया, इसका मतलब pH इज इक्वल टू pKa। अब pH इक्वल टू pK, pH तो आप देख ही रहे हैं 11 है फ्रॉम फिगर से आपको दिखेगा कि भाई यहां पर जो pK है वो कितना है 11, तो pK अगर 11 है तो pK भी कितना हो जाएगा, pK भी हो जाएगा 14 माइनस pK। 25 डिग्री सेल्सियस पे 14 होता है pKb का जोड़ कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए, तो 14 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 3, तो pKb का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और बहुत आसान सवाल, जेई मेन के लेवल का सवाल जेई एडवांस से पूछा गया है। क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लिक्विड A एंड B फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन फॉर ऑल कंपोजिशन ऑफ A एंड B। तो A और B जो है आइडियल सॉल्यूशन बनाता है, A और B आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब आगे क्या कहा जा रहा है, टू सच सॉल्यूशंस विथ मोल फ्रैक्शन 0.25 एंड 0.5 ऑफ A हैज वेपर प्रेशर 0.3 एंड 0.4 वोल्ट। तो करा अगर मोल फ्रैक्शन A का मैं अगर 0.25 ले लूं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, जरा ध्यान दीजिए, आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा 0.3 बार। और अगर मैं मोल फ्रैक्शन A का 0.50 ले लूं तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन में करा 0.4 बार आ रहा है। आई थिंक यही है क्वेश्चन में, हाँ बिल्कुल यही है। तो करा व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, तो बेसिकली पी नोट बी हम लोग को निकालना है, इसी डेटा से पी नोट बी निकालना है। ये फर्स्ट डेटा और ये सेकेंड डेटा, मैं इसको XA1 और x को XA2 कर देता हूं, इसको P1 इसको P2 कर देता हूं, ठीक है। तो चलिए P1 इज इक्वल टू XA1 P नोट A प्लस XB1 P नोट B, ये होगा। P1 कितना है 0.3 बार एंड दैट इज इक्वल टू XA1 है 0.25 मतलब 1/4, तो 1/4 इंटू P नोट A प्लस अगर ये 0.25 है तो XB1 कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.25 करने का मतलब 0.75। यहीं से पता चल रहा है कि जो XB1 होगा वो 1 माइनस XA1 मतलब 0.75। यहीं से पता चल रहा होगा XB2 जो होगा 1 माइनस XA2 दैट इज इक्वल टू 0.50। तो भाई आप यहां पे 3/4 लिखोगे और P नोट B। अब यहां से देख सकते हैं 4 इधर गुना होगा तो ये हो जाएगा 1.2 and that is equal to P naught A plus 3 P naught. This is the equation 1. समझ रहे हैं आप, this is the equation 1. आगे मैं सेकेंड की बात करूं अगर, तो सेकेंड में क्या होगा, जो P2 होगा वो XA2 P नोट 2 और P नोट A और प्लस XB2 और P नोट B होगा। अब P2 कितना है, P2 है 0.4 बार और XA2 है 1/2 P नोट A प्लस 1/2 P नोट B, और इस तरह से आ गया 0.8 इज इक्वल टू P नोट A प्लस P नोट। तो अगर आप 2 और 1 आपके सामने है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, 1 में से 2 घटाओगे, तो 1 में से 2 घटाओगे तो 1 माइनस 2 करने पे आपके पास हो जाएगा 2 P नोट B एंड 2 P नोट B इज इक्वल टू हो जाएगा 1.2 माइनस 0.8 दैट इज इक्वल टू 0.4। कहने का मतलब P नोट B हो जाएगा 0.2। तो P नोट B जो होना है वो 0.2 बार होना है, और यही आपको पूछा गया कि P नोट B कितना होगा। तो आपका जो आंसर होगा दशमलव के 2 डिजिट तक लिखना है, तो 0.20 विल बी द आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर
So the next question is from interatomic distance and potential energy of the atom. आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि द फिगर बिलो इज द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ H2 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में H2 मॉलिक्यूल का आपका पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन है विथ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। करा व्हाट इज द पोटेंशियल नेट पोटेंशियल एनर्जी, जो करा नेट पोटेंशियल एनर्जी ई नोट कितना होगा, नेट ई नोट कितना होगा, कब, एज इंडिकेटेड इन द फिगर फॉर डी इज इक्वल टू डी नोट। डी नोट डिस्टेंस पे फिगर देखिए, डी नोट डिस्टेंस देख रहा होगा आपको, एक जगह डी नोट डिस्टेंस दिखाया गया है और वहां पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जीरो है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जीरो मानना है आपको और न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सन भी जीरो मानना है। तो देखिए ये जीरो कब होगा भाई, एक हाइड्रोजन एटम है आपका, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा हाइड्रोजन एटम है और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है। तो भाई न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच का रिपल्सन जीरो है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन जीरो है। ये तभी जीरो होगा व्हेन हाइड्रोजन एटम्स आर एट लार्ज वेरी आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ये कहोगे थ्योरेटिकली तो यही कहोगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होना चाहिए। मतलब दोनों जो एटम होगा हाइड्रोजन का वो इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहा होगा, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होने जा रहा है। तो आपको फिगर में भी, आप अपने फिगर में देख सकते हैं, फिगर में भी आपको दिख रहा होगा कि जो आपका फिगर है उसमें डी नोट जो डिस्टेंस है वहां पर वो जो पॉइंट है ना, वो बेसिकली दो हाइड्रोजन एटम जब एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस पे रहेगा उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग को ये तो दिख रहा है कि भाई हम लोग को उस केस में पोटेंशियल एनर्जी निकालना है जब दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पे हो। पोटेंशियल एनर्जी अगर हम एक हाइड्रोजन एटम का निकालना चाहें तो K Q1 Q2 बाई R, K मतलब वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹, और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस में होता है, ये माइनस में होगा 1.6 × 10⁻19, ये प्लस ही होता है, ये माइनस ही है का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। क्या होता है, हाइड्रोजन एटम का जो ग्राउंड स्टेट में डिस्टेंस होता है वो 0.529 एंगस्ट्रम होता है 10⁻10। क्लियर है बात, ये हो जाएगा, ये हो गया आपका जूल में आ गया, सब SI यूनिट में यूज किया मैंने, तो जूल में ये आ गया। ये चलिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर भी देता हूं, ये 1.6 हो जाएगा 2.56 × 9, और ये 10⁻19 हो गया, तो एक 10⁻−19 बचेगा और डिवाइड बाय 0.529 बचेगा, इतना जूल हो गया पर एटम। अब तो ये एक हाइड्रोजन एटम का है, हमारे पास सिस्टम में कितना हाइड्रोजन एटम है, सिस्टम में दो हाइड्रोजन एटम है। H2 मॉलिक्यूल में, इन H2 मॉलिक्यूल आप देख रहे होंगे कि कितना हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, 2 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। और जब 2 हाइड्रोजन एटम है इसका मतलब है कि आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा 2.56 × 9 × 10⁻−19 डिवाइडेड बाय 0.529 जूल। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी जो कि आपको यहां पर दिख रहा होगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो ये कितना, एक मॉलिक्यूल के लिए हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम पर मोल निकालना चाहें और किलो जूल पर मोल में निकालना है, आपको किलो जूल पर मोल में निकालना है, तो 2 × 2.56 × 9 × 10⁻19 डिवाइड बाय 0.529 एंगस्ट्रम, और ये जूल में, किलो जूल में कर देता हूं मैं, किलो जूल हो गया 10⁻³ करने पर, और फिर वो गाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 10⁻23 हो गया। तो इस तरह से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू जो आ जाएगा वो जाएगा 9 × 2 18 × 2.56 × 6.022, और देख लीजिए 20 हो गया और ये 19, मतलब आप देख सकते हो 10 और गुना होगा डिवाइड बाय 0.529, और यही किलो जूल पर मोल में आंसर आएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, इस वैल्यू का कैलकुलेशन आपको करना होगा। इस वैल्यू को कैलकुलेट करके दशमलव के 2 स्थान तक आपको आंसर लिखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिक्स्ड। बेसिकली बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शन को
आपका स्टिचियोमेट्रिक एनालिसिस करवा दिया गया है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें कहा जा रहा है कंसीडर द रिएक्शन सीक्वेंस फ्रॉम पी टू क्यू। पी में आपको दिख रहा होगा एनिलीन है, मैं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे जरूरत पड़ने वाला है आगे। और फिर इस पे क्या किया गया है, पहले एनिलीन पे NaNO2HCl डाला गया है 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर क्या किया गया है, दूसरा में आपको ये लिया गया है प्लस NaOH लिया गया है, और तीसरा में आपके सामने है CH3COOH और वाटर। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है और इससे Q बन रहा है। तो बोला ये जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, जो ओवरऑल एल्ड है 75% ही एल्ड है, पूरा का पूरा नहीं बन रहा है, 75% एल्ड है। एल्ड समझते हो, परसेंटेज एल्ड पढ़ाया गया स्टिचियोमेट्री में, आपने जरूर पढ़ा होगा। और करा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्यू फॉर्म्ड बाय 9.3 मिलीलीटर, इसका 9.3 मिलीलीटर और डेंसिटी दिया हुआ 1 ग्राम पर मिलीलीटर। मतलब साफ दिख रहा है, वॉल्यूम इतना है, डेंसिटी इतना, मतलब मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मतलब 9.3 ग्राम ही आ गया। तो मास जो इसका 9.3 ग्राम आ रहा है। अब क्यू और आपको कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब का एटॉमिक मास दिया हुआ है, और आपको इस डेटा से पूछा जा रहा है कि क्यू का अमाउंट बताइए। ठीक है, यही तो बोला जा रहा है, मुझे लगता है कि क्यू का अमाउंट ही पूछ रहा है। हाँ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास ऑफ क्यू, कितना बनेगा इस पार्टिकुलर रिएक्शन के थ्रू, यही आपसे पूछा जा रहा है। सवाल आप समझ गए होंगे, सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप सवाल को अच्छे से देख लीजिए क्योंकि हम लोग अब इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अब चलिए पहले मोल निकाल लेते हैं इसका मोलर वेट। अगर आप देखोगे एनिलीन का मोलर वेट, अगर या मोलर मास जो कहा, मोलर मास देखोगे एनिलीन का तो 93 ग्राम, तो मास 9.3 ग्राम है, मोलर मास 93 है, इसका मतलब मोल जो हो जाएगा वो 9.3 अपॉन 93, कहने का मतलब हो जाएगा 0.1 मोल बन गया ये। अब सवाल ये है कि क्यू बनेगा क्या, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ये देखूं, रिएक्शंस मैं करने जा रहा हूं, एनिलीन को अगर आप क्या करते हो, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन कराते हो, जो पहले कराया गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है। ये जो है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, यहां पे सॉरी, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। क्लियर है? अब मुझे लगता है यहीं पे बनेगा, सॉरी। अब उसके बाद फिर क्या होगा, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पे अगर आप ये ऐड करते हो तो भाई ये कपलिंग रिएक्शन होगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का, जो कि आपको पता होना चाहिए। कपलिंग रिएक्शन में क्या हो जाएगा कि आपका जो N डबल बॉन्ड N हो जाएगा, और यहां देखिए ऑर्थो पोजीशन से कपलिंग होगा, तो ऑर्थो पोजीशन को यहां पर जोड़ दीजिए। अब ऑर्थो पोजीशन को आप जोड़ दिया, ये ऑर्थो पोजीशन जुड़ गया, यहां पर आपके पास एक और रिंग है बेंजीन, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा O-, ये इस तरह का हो गया। अब इसके बाद आपने इस पे अगर H3O+ वगैरह दे दिया, चलिए मैं इसे नीचे लिख लेता हूं, H3O+ एसिड आपने डोनेट कर दिया है, तो बेसिकली ये बदल जाएगा किसमें, ये बदल जाएगा इसमें N डबल बॉन्ड N, और उसके बाद जगह हमारे पास कम है। ऐसा करता हूं मैं, थोड़ा सा फिगर को ट्विस्ट करके ले देता हूं, ये OH है, और यहां पर आप देख सकते हैं ऑर्थो पोजीशन पे कपलिंग है, और ये आपका सिचुएशन है, ये बनेगा। तो Q का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, Q का स्ट्रक्चर ये है। कपलिंग रिएक्शन को आपको जानना होगा, और कपलिंग रिएक्शन अगर आप जानोगे तभी जो है आपका, मुझे लगता है थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया, ये OH इधर है और N इधर होगा, सॉरी, OH इधर होगा और N इधर होगा। एनीवे, तो Q का स्ट्रक्चर ये है। अब Q का स्ट्रक्चर ये है, इसका अब आप क्या कर लो, देखिए 1 मोल से ये दिख रहा होगा, स्टिचियोमेट्री देखिए, 1 मोल से ये कितना बन रहा होगा, 1 ही मोल बन रहा होगा, 1 मोल से 1 ही मोल प्रोड्यूस हो रहा है ना। और इसका अगर आप एटॉमिक वेट देखोगे, मतलब मोलर वेट, सॉरी एटॉमिक वेट बोल रहा हूं, मोलर वेट देखोगे तो 248 ग्राम आएगा। ठीक है, अब चलिए हम करते हैं, जो मोल ऑफ Q प्रोड्यूस्ड होगा
वो 75% हो जाएगा किसका, मोल ऑफ पी का। अगर 75% यील्ड नहीं देता तो हम पूरा पूरा बराबर करते कि मोल ऑफ क्यू बराबर मोल ऑफ पी, लेकिन अभी यही पी है। अभी चूंकि आपको 75% यील्ड दिया है तो 75% ही बनाओगे, तो 0.75 और इंटू 0.1 मोल। तो अगर आपके पास मोल इतना है तो मास ऑफ क्यू भी निकल जाएगा, क्योंकि मोलर मास तो क्यू का हम लोग देख ही चुके हैं 248 ग्राम। तो 0.75 इंटू 0.1 मोल है और इसमें 248 आप मल्टीप्लाई कर दोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपको आ जाएगा 16.8 ग्राम। तो 16.80 जो आंसर आ जाएगा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का वो 16.80 आ जाएगा। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन आई थिंक सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, कैलकुलेशन करने की बात है, इसमें कुछ है नहीं। 18.60 आएगा, जो आंसर आ जाएगा आपका वो 18.60 आ जाएगा। कैलकुलेशन है, आप जोड़ गुना भाग करना आता है आपको, वो कर लोगे आसानी से। मैंने जो याद था मैंने उसी अनुसार से लिख दिया, याद मैंने अलग से बनाया हुआ है तो मुझे याद है कि भाई कितना आंसर आना चाहिए, तो आप कैलकुलेशन करके आसानी से आंसर लिख सकते हो। आसान सवाल माना जाएगा। ऑर्गेनिक का कुछ रिएक्शंस को यूज किया है और स्टोइचियोमेट्री 1 का सिंपल परसेंटेज यील्ड का कंसेप्ट यूज कर दिया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें कि आपको स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन चेक करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और क्वेश्चन ये है कि टिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैसेटराइट बाय रिडक्शन विथ कोक। जो कैसेटराइट है उसके साथ आप क्या कर रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो। तो रिडक्शन कर रहे हो कैसेटराइट के का कार्बन के साथ और इससे टिन का प्रोडक्शन हो जा रहा है, यही आपका रिएक्शन है दिया हुआ, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है, यूज द डेटा गिवन बिलो टू डिटरमाइन द टेम्परेचर एट विच द रिडक्शन ऑफ कोक विल बी टेक प्लेस। तो टेम्परेचर जहां पर ये रिएक्शन टेक प्लेस, टेम्परेचर क्या होगा ताकि ये रिएक्शन हो, समझ रहे हैं, ये रिएक्शन हो, मतलब स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ दिस पार्टिकुलर रिएक्शन के बारे में आपसे जानकारी पूछा जा रहा है। और आपको डेल्टा H0F का इंफॉर्मेशन है। देखिए बहुत कुछ डेटा दिया हुआ है जिससे कि हम लोग को जरूरत पड़ने वाला है। डेल्टा H0F SnO2 का दिया हुआ है -581, डेल्टा H0F CO2 का दिया हुआ है -394, किलो जूल में है सब, पर मोल में, किलो जूल पर मोल में है। आगे आपको फिर दिया हुआ है एंट्रोपी का वैल्यू, एंट्रोपी दिया हुआ है सबका, SnO2 का एंट्रोपी दिया हुआ है आपका, Sn का एंट्रोपी दिया हुआ है आपका कार्बन का, और एंट्रोपी दिया हुआ है आपका CO2 का। तो इन सब का एंट्रोपी दिया है 556 है, ये 52 है, ये जो है 6 है, और ये जो है 210 है जूल पर मोल पर केल्विन। ये सब इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, और आपको पूछा जा रहा है कि किस कंडीशन पे। एक और चीज बोला हुआ है, एज्यूम दैट द एंथैल्पीज एंड एंट्रोपीज आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और आपको पूछा गया है कि बताइए कि किस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा, ये सवाल है। तो देखिए बहुत आसान सवाल, आपको रिएक्शन होने के लिए डेल जी निगेटिव होना चाहिए। चलिए तो डेल्टा H0 निकाल लेते हैं इस रिएक्शन का। तो डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मास डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप देख सकते हैं बैलेंस है रिएक्शन। देखिए डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब टिन का, प्लस डेल्टा H0 फॉर्मेशन CO2 का, और माइनस डेल्टा H0 फॉर्मेशन SnO2 का, और प्लस डेल्टा H0 फॉर्मेशन कार्बन का। और भाई टिन और कार्बन ये दोनों तो एलिमेंट्स इन देयर नेचुरल स्टेट है, तो इन दोनों का तो जीरो होगा, और बाकी दोनों का दिया हुआ है। CO2 का दिया -394 और ये दिया 581। कैलकुलेट कर लो, 581 में से आप घटा दो 394, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 7, फिर ये हो गया 7 में तो 8, और फिर ये कितना हो जाएगा 187 किलो जूल पर, 187 किलो जूल जो होगा यहां पर आ जाएगा।
आगे हम लोग इसी तरह से डेल्टा एस नोट कैलकुलेट करेंगे। अगेन ये भी होता है एस नोट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एस नोट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, चाहे डेल्टा एच हो या डेल्टा एस हो या डेल्टा जी हो, सबके लिए यही तरीका है। अब एस नोट ऑफ एस एन प्लस एस नोट ऑफ CO2 माइनस एस नोट ऑफ SnO2 और प्लस एस नोट ऑफ कार्बन, देखिए सबका लिखा हुआ है। एस नोट ऑफ टीन दिया हुआ है 52, एस नोट ऑफ CO2 दिया हुआ है 210 और एस नोट ऑफ SnO2 दिया है 56 और कार्बन का दिया हुआ है 6। तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 262 और माइनस आप देख लीजिए यहां पर ये कितना हो गया 62, मतलब सिंपली हो गया 200 जूल। अब डेल्टा एच नोट पता है, डेल्टा एस नोट पता है, हमने इस डेटा को यूज कर लिया है, तो अब इस डेटा का जरूरत है नहीं। तो हम लोग अब देखते हैं कि किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो जाएगा प्रोसेस। तो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस, रिएक्शन को होने के लिए आप क्या करोगे, जो डेल्टा जी नोट होना चाहिए लेस देन 0 होना चाहिए। जो डेल्टा स्टैंडर्ड कंडीशन पे करा रहा है तो डेल्टा जी नोट से ही चलते हैं, अदर कंडीशन पे कराता है तो डेल्टा जी से चलते हैं। तो डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट लेस देन 0, कहने का मतलब टी डेल्टा एस नोट ग्रेटर देन डेल्टा एच। नो, अब डेल्टा एस तो पॉजिटिव है तो टेम्परेचर सिंपली डेल्टा एच नोट अपॉन डेल्टा एस नोट। पॉजिटिव इसलिए मैंने देखा कि जब आप डिवाइड करोगे डेल्टा एस नोट से तो आपको चेक करना पड़ेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर नेगेटिव रहता तो इनक्वलिटी चेंज करना होता। तो 187 इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाई आपका जो वैल्यू है वो कितना हो गया 200 है ये, तो आप आसानी से कैंसिल कर सकते हो। आ जाएगा आपको ये कितना से कट जाएगा 5 से, मतलब 5 मतलब ये हो जाएगा टेम्परेचर ग्रेटर देन 935 कैल्विन। तो आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए 935 से कैल्विन से ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर के रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब ये रिएक्शन हो पाएगा। और इसलिए इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 935 ही होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री और ये बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रियम का सवाल है और बहुत सिंपल सवाल है। ये क्वेश्चन देख करके जेईई एडवांस में अधिकतर लोगों को लगा होगा कि आयनिक इक्विलिब्रियम से सवाल तो बन गया। क्वेश्चन ये है, मैं रीड कर रहा हूं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ 0.05 m जिंक 2+ is saturated with 0.1 m H2S। 0.05 m जिंक 2+ है और इसको आपको 0.1 m H2S के साथ रखा हुआ है। H2S का K1 K2 का प्रोडक्ट बोल दिया गया है 10⁻21 है, जबकि ZnS का KSP आपको लिखा हुआ है, आई थिंक आप डेटा देख लो, मैं देख करके लिख दे रहा हूं, 1.25 इंटू 10⁻22 है। आगे सवाल ये कर रहा है कि भाई क्या हम मिनिमम मोलर कंसंट्रेशन रखें H+ का, H+ मिनिमम कंसंट्रेशन क्या रखा जाए ताकि क्या हो, प्रेसिपिटेशन ऑफ ZnS रुका रहे। ठीक है, टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ ZnS। दिस इज द क्वेश्चन हियर, जो कि आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन क्या है सवाल। तो देखिए सबसे पहली बात है कि फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ ZnS टू प्रिवेंट क्या होना चाहिए, Q का वैल्यू लेस देन होना चाहिए KSP से। QI आयन प्रोडक्ट का वैल्यू KSP से कम होना चाहिए। और आयन प्रोडक्ट होगा क्या ZnS के केस में, जिंक 2+ कंसंट्रेशन और सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन लेस देन KSP होना चाहिए। अब जिंक 2+ कंसंट्रेशन 0.05 है, सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन हम लोग को निकालना और ये 1.25 10⁻22। इसका मतलब सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए, ये 5 लिख सकते हो आप, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग 5 × 10⁻²। और अगर 5 से डिवाइड करोगे 1.25 को तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.5 कर देता हूं मैं इसको, तो ये हो जाएगा मुझे लगता है 2.5 10⁻19। मुझे तो यही लग रहा है, देख लीजिए आप। मैंने इसको 12.5 10⁻23 हो जाएगा तो 21 हो जाएगा। तो 12.5 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2.5 ही आएगा। सही है, तो इतना कंसंट्रेशन आपका सल्फाइड का अलाउड है, इससे ज्यादा सल्फाइड का कंसंट्रेशन आपका नहीं होना चाहिए, इससे कम ही होगा तभी प्रेसिपिटेशन प्रिवेंट होगा। अब सल्फाइड आएगा कहां से, H2S से आएगा। तो H2S टूटेगा H+, 2H+ और सल्फाइड आयन में।
अब K1 इंटू K2 का प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो आपका प्रोडक्ट होगा H प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन अपॉन H2S होगा। अब यहां पे चलिए K1 K2 का प्रोडक्ट जो है वो दिया हुआ है 10⁻21 और H प्लस कंसंट्रेशन यही तो फिक्स करवाया गया है, आपसे पूछा गया है का स्क्वायर सल्फाइड है 2.5 10⁻21 और डिवाइड बाई H2S का कंसंट्रेशन 0.1। तो ये 10⁻21 10⁻21 कैंसिल, तो H प्लस का जो कंसंट्रेशन का स्क्वायर है वो गया 0.1 अपॉन 2.5। कितना आ जाएगा जरा ध्यान दीजिए, 2.5 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10/4, तो 10/4 लिख देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻2 हो जाएगा, मुझे तो यही लग रहा है। तो इसका मतलब कि H प्लस जो हो गया, चलिए यहां से लिख देता हूं कि जो H प्लस आ जाएगा यहां से देखिए अंडर रूट इसका करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻1 और अगर ये है तो इसका मतलब pH कितना हो जाएगा 1 माइनस लॉग 2 और 1 माइनस लॉग 2 मतलब 0.3 से घटा दो तो 0.7 के करीब आएगा आपका pH का वैल्यू। दिख रहा है ना, आपने कैलकुलेशन सही से किया होगा। मुझे लग रहा है कि आपका जो H प्लस कंसंट्रेशन है वो पूछ रहा था, pH नहीं पूछ रहा है, pH नहीं पूछ रहा है, H प्लस कंसंट्रेशन। तो ये कितना हो गया 2/10 मतलब 1/5। तो जो H प्लस कंसंट्रेशन है आपका 1/5 आ गया है, मतलब एक तरह से 0.2 m आ गया है। तो यही कंसंट्रेशन H प्लस कंसंट्रेशन ही पूछ रहा था, pH नहीं पूछ रहा था हम लोगों से। तो H प्लस कंसंट्रेशन का जो वैल्यू है वो 0.2 आएगा और इसलिए इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा 0.20 होगा। तो इस तरह से हमने पेपर 2 ऑफ जेईई एडवांस 2020 केमिस्ट्री पेपर को भी सॉल्व कर लिया है। आप समझ सकते हो कि जो क्वेश्चंस था जेईई एडवांस 2020 का केमिस्ट्री पेपर वो इजी लेवल का था, बहुत आसान क्वेश्चन था और सभी जो स्टूडेंट जो अच्छा प्रिपरेशन में है, जेईई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो केमिस्ट्री को एंजॉय किए होंगे एग्जाम में और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे वो।